हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज हम बुक स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो है BPCC 101 जर्नल साइकोलॉजी। ठीक है। तो इस बुक में ना हम पहले ये देख लेते हैं कि इसमें आपके कितने ब्लॉक है और टोटल यूनिट कितनी है। और एक बात और, अगर आपको इस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए हैं, मतलब सारी यूनिट्स के अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर किसी स्पेसिफिक ऐसा कोई चैप्टर हो जिसमें आपको सिर्फ एक ही चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो आप नोट्स हमसे ले सकते हैं। बस आपको क्वेरी ग्रुप में जाके मैसेज करना है एंड वहाँ से आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें टोटल कितने ब्लॉक है। इसमें आपके टोटल 5 ब्लॉक है और टोटल 9 यूनिट्स हैं। ठीक है। जो 4 ब्लॉक है ना, उनमें तो आपकी 2-2 यूनिट है। सिर्फ ब्लॉक 3 है जिसमें आपकी एक ही यूनिट है, बाकी सभी 4 ब्लॉक्स में आपकी 2-2 यूनिट्स रहेंगी। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक फर्स्ट, द ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ, कब हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या ऐड हुआ, वो सब हमें ना यूनिट 1 में देखने वाले हैं। जिसमें हमारे टॉपिक्स हैं 4, जिसमें फ़र्स्ट हमारा थोड़ा इंट्रो दिया जाएगा साइकोलॉजी के बारे में, उसका ओरिजिन्स के बारे में कि कैसे ओरिजिन हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इन वर्ड्स को कैसे लिया गया है। फिर उसकी कुछ डेफिनेशंस दी होंगी। डेफिनेशंस है ना, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई हैं, तो उसमें से आपके ऊपर चॉइस है कि आप कोई भी 2, 3, 4, मतलब 2 या फिर 3 डेफिनेशन तो याद कर लेना। साथ में जिसने वो डेफिनेशन दी है उसका नाम याद रख लेना, क्योंकि उसके मतलब अगर आप कोई डेफिनेशन लिखते हो ना, तो उसमें जब आप उसके जिसने वो डेफिनेशन लिखी है उसका नाम लिखते हो, तो वो उसके मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि फिर उनको ये लगता है ना कि आपने स्टडी किया है, आपने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आप उसको लिख रहे हो। ठीक है। फिर कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स होंगे ना जो साइकोलॉजी में हमने किए हैं, जो पहले 90s में फिर 20s में क्या क्या हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, वो सब देखेंगे। और साइकोलॉजी एज अ साइंस क्या है वो हम स्टडी करेंगे। तो अगर हम इंट्रो की बात करें तो इंट्रो में इतना कुछ नहीं दिया है, उसमें सिर्फ इतना ही बताया है कि साइकोलॉजी क्या है ना, कि वो हमारे हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करता है। मतलब हम नॉर्मल अपनी लाइफ में ना हर एक स्टेप पे ना हम इस चीज़ को ना फील कर सकते हैं, क्योंकि हम इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, लाइक बिहेवली, हम सारी चीज़ों में हमारा रिलेट करता है कहीं ना कहीं। क्योंकि हर रीज़न पे हम कुछ ना कुछ सोचते हैं कि क्या है इसमें ऐसा, कुछ इमोशनली हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उसमें भी हमारा साइकोलॉजी कंसेप्ट होता है कि उसको हमें कैसे ठीक करना है। वो हमारी हेल्प करता है किस तरीके से हमें अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, कैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने इमोशंस को बाहर लेके आना है। इन सब की जो नॉलेज होती है, अवेयरनेस होती है, ये सब हमें यहीं से पता चलता है। ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो साइकोलॉजी, पहले तो हम ये देख लेते हैं इसका मेनली जो फोकस होता है वो किस चीज़ों पे होता है। इसका जो फोकस होता है माइंड पे, कॉन्शियसनेस पे एंड बिहेवियर पे, इन तीनों पे ये बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और अर्ली डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये था कि फ़र्स्ट इसको ऐसे डिफ़ाइन किया गया था कि द साइंस ऑफ सोल। पहले इसको द साइंस ऑफ सोल के उससे डिफ़ाइन किया गया था, बट उसके बाद उसको एक्सेप्ट, थोड़े टाइम बाद उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि उसका कोई उनको एविडेंस या फिर कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि जिसे हम साइंस को हम डिफ़ाइन कर सके। द साइंस ऑफ सोल ये इसको डिफ़ाइन नहीं करता है। ये हमारे जो साइकोलॉजी में क्या है ना, कि साइकोलॉजी के कंसेप्ट में इसको हम स्टडी नहीं कर पाते हैं, उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनको इससे रिलेटेड कोई भी ऐसे एविडेंस या फिर प्रूफ नहीं मिला कि ये इससे कनेक्ट करता है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इसको डिफ़ाइन किया गया वो किया गया था द साइंस ऑफ माइंड। ये हमारा जो
एशियंट ग्रीक उसमें ये बोला गया था फिलोसफर्स ने, बट ये डेफिनेशन भी इसमें इंक्लूड नहीं हुई, क्योंकि हम सिर्फ एक इंसान के माइंड को ही मेज़र नहीं कर सकते हैं। मतलब हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं कि हम उसके माइंड को कंसर्न मतलब पढ़ के या फिर मेज़र करके हम उसके ओवरऑल हर एक इमोशंस या फिर उसके बिहेवियर को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो जो ये वाला जो आइडिया था ये भी इन्होंने छोड़ दिया था कि इसको हम साइकोलॉजी को हम द साइंस ऑफ माइंड के भी टर्म में हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेटर अगर हम आगे बात करें तो उसके बाद फिर एक और आया था द साइंस ऑफ कॉन्सिनेंस वाला भी, इसमें भी ये वाला भी जो कॉन्सेप्ट है ये भी रिजेक्ट कर दिया गया था। ये पर्सनल, ये बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्टिव हो रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा पर्सनल और सब्जेक्टिव, तो इसलिए इसको डिफ़ाइन जो डेफिनेशन जो इसको डिफ़ाइन किया गया था उस टर्म को भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर फाइनली जो मॉडर्न एरा है उसमें इन्होंने इसको डिफ़ाइन किया एज साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये वैटसन है जो हमारे बिहेवियरिज्म के फादर माने जाते हैं। उन्होंने डिफ़ाइन किया था कि वैटसन रिजेक्ट माइंड एज द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड इंस्टेंट दैट साइकोलॉजी बीइंग रेस्ट्रिक्टेड टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर द ऑब्जर्वेबल एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल एंड एनिमल्स। उन्होंने क्या है ना कि उन्होंने जो माइंड वाला जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, एंड उन्होंने जो साइकोलॉजी पे जो रिसर्च किया था उन्होंने मतलब है ना पूरा बिहेवियर पे स्टडी किया था। मीन्स कि उन्होंने लोगों को और एनिमल्स पे मतलब जानवरों को और लोगों के जो पूरा ऑब्जर्वेशन होता है ना, लाइक मतलब छोटी से छोटी चीज़ें, डीप से डीप ऑब्जर्वेशन जो है उन्होंने किया था कि वो कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कब खाते हैं, कब भूख लगती तो क्या रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से खाते हैं, तो खाने के बाद जब उनकी भूख मिट जाती है तो उसके बाद उनका क्या रिएक्शन होता है। तो मतलब पूरा ओवरऑल उन्होंने हर एक एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया था। तो इसलिए ये जो है साइंस ऑफ बिहेवियर वाला जो फाइनली ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये वाला एक्सेप्ट किया गया था। और ये जो वैटसन है ना ये हमारे बिहेवियरिज्म के ना फादर माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने है ना बहुत सारी ऐसे थ्योरीज़ इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बिहेवियरिज्म, मतलब एक इंसान और जानवर इन दोनों के बारे में इन्होंने बहुत डीपली रिसर्च किया है और इन्होंने बहुत ऑब्जर्वेशन किया है, एंड उसी के बेसिस पे इनको फादर माना जाता है बिहेवियरिज्म का। ओके, फिर उसके बाद अगर हम करंट डेफिनेशंस की बात करें तो जैसे मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से साइकोलॉजी के ऊपर डेफिनेशंस लिखी है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे 2-3 लिखी हैं, तो आप वो अगर आपको अच्छी लगे कि ये 2-3 हमारे लिए इजी है लैंग्वेज तो हम ये वाली डेफिनेशन याद कर सकते हैं, वरना बुक में और भी बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, आई गेस 7 या 8 डेफिनेशन दी हुई है, तो आप उनमें से जो आपको अच्छी लगे आप वो याद कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या है कि हम एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं एक बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेस को, क्योंकि हमें ये पता चलता है ना कि किस तरीके से लोग फिज़िकली बिहेव करते हैं, मतलब फिज़िकली कैसे होता है, वो माइंड स्टेट कैसा होता है और एक्सटर्नल स्टेट कैसा होता है। मीन्स कि वो किस तरीके अगर कोई सिचुएशन आ रही है स्ट्रेसफुल सिचुएशन उसने फेस कर रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, दूसरों से मिल रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उनके साथ किस तरीके से अपना इंटरेक्ट कर रहा है, बातें कर रहा है। और मतलब होता है ना कि हम हर एक सिचुएशन पे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी हम डिफरेंट रिएक्ट करते हैं, तो उसी चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उसी चीज़ को हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, अब इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं बिहेवियर की। तो बिहेवियर क्या है ना कि बिहेवियर के अंदर है ना सारे जितने भी एक्शंस होते हैं, जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं।
बिहेवियर का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ उसके जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, मतलब हाथों के, मुंह के एक्सप्रेशंस, उसने चला कैसे है, अगर वो बात करे तो हाथों को कैसे हिला रहा है, सिर्फ हम उसके बॉडी मूवमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम उसके मेंटल प्रोसेस को, कॉग्निटिव प्रोसेस को, उसके फीलिंग्स को, उसके एटीट्यूड्स, थॉट्स, इमोशंस, इंटरनल इवेंट्स, हर एक चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। कुछ हम डायरेक्ट ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं तो हम इनडायरेक्टली हम उसका ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो किस तरीके से लोगों से बात करता है, किस तरीके से सिचुएशंस पे, प्रॉब्लम्स पे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे रिएक्ट करता है। ठीक है, ये था नेचर। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है ना कि बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है हमारे बहुत सारे फैक्टर्स को। बिहेवियर क्या है ना, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होता है। ठीक है, इसमें क्या है ना कि इसमें ना बहुत अलग अलग तरीके के ना जो फैक्टर्स होते हैं ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते ही हैं, जो कि लोग हर कोई एक जैसे बिहेव तो करता नहीं है। फैमिली मेम्बर्स में ही हम देख सकते हैं कि अगर एक फैमिली में 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर्स के अलग अलग बिहेवियर होता है। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी मिल जाती हैं बट बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये बिहेवियर क्या है ना हमारा चेंजेबल भी होता है, कभी कैसे चेंज हो जाता है, कभी कैसे हो जाता है। स्टेबिलिटी भी हमारा शो करता है, इंटीग्रेट भी हमारा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अब हमारा अगला टॉपिक, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। अब हिस्टोरिकल क्या क्या चीज़ें हुई हैं पहले के ज़माने में। क्या है ना कि अगर हम पहले की बात करें 80-70s में, तो उस टाइम पे ही मतलब साइकोलॉजी हमारा मतलब ओरिजिन हुआ था इसका। तो जो साइकोलॉजी है ना, इसको कैसे डिवाइड किया गया था, इसका जो ग्रीक में अगर हम बात करें तो 2 वर्ड्स में इसको डिवाइड किया गया था उस टाइम पे। तो उसमें इनका मतलब क्या था, तब जाके इसको जोड़ा गया था। तो साइके जो मीन्स है ना, उसका मतलब होता है सोल या फिर ब्रीथ, मतलब सांस ले रहे हैं हमें। ठीक है, और जो लोगोस का मीन्स होता है वो होता है नॉलेज और स्टडी। तो साइकोलॉजी का मतलब हुआ कि साइकोलॉजी हमें नॉलेज देता है, स्टडी कराता है एक ऐसे सिचुएशंस में, मतलब जहाँ पे हमें सरवाइव करने में या फिर सांस लेने में, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे अच्छा है कि हमें लाइफ में लोगों के साथ कैसे हम इंटरेक्ट करके रहते हैं, रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें का जो स्टडी होता है ना वो हमें साइकोलॉजी से मिलता है। ठीक है, साइकोलॉजी को जो मर्ज हुआ था वो इंडिपेंडेंट अगर हम बात करें तो वो 1879 में हुआ था, जिसमें जर्मन के जो प्रोफेसर थे विलियम वॉन्ट, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था सबसे पहले फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट लेबोरेटरी एट यूनिवर्सिटी ऑफ लिपिजिड जर्मन। ठीक है, अब हम इसके लास्ट टॉपिक हमारा जो बचता है वो है साइकोलॉजी एज अ साइंस। साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक है जिसमें हम नॉलेज की बहुत सारे, मतलब हम बॉडी की नॉलेज इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, एंड जो इवेंट्स होते हैं उनको हम मेज़र करते हैं। ये बताया गया था मॉर्गन 1986 में, मतलब मॉर्गन ने बताया था 1986 में कि साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक है जिसमें कुछ भी ऐसा इवेंट्स होता है तो उसको हम मेज़र करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, एंड उसी के थ्रू हम उसकी इंफॉर्मेशंस, नॉलेज को इकट्ठा करते हैं ताकि हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको स्टडी कर सकें। ठीक है, फिर साइंस क्या है, एक और इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि साइंस इज़ द अप्रोच टू नॉलेज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। मतलब साइंस का एक साइंस वो अप्रोच है जिसमें हमें नॉलेज मिलती है, लेकिन वो हमारा बेस्ड होता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन पे। मतलब जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ना उसका भी एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, मतलब एक स्टेप होता है जो हम एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करने के बाद जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, देन उसके बाद हमें उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें पहला है कि जो वो ऐसा
साइकोलॉजी डिसिप्लिन है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं, जिसमें हम कोई भी जो ना कि हम उसमें आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, हम ओपिनियन रखते हैं या फिर हम बिलीव करते हैं। हम करते हैं कि जो भी हमारा वो होता है ना कि एक साइंटिफिक तरीके से होता है, बिना किसी प्रूफ के हम कोई बात मानते नहीं है, या हम जब तक खुद से ऑब्जर्वेशन ना कर ले, खुद से एक्सपेरिमेंट ना कर ले, तब तक हम उस बात पे बिलीव नहीं करते। वो हो गया। सेकंड जो हमारा थ्योरी बताया है वो बताया है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर इंटरप्रेट करते हैं। मतलब उसके बाद हम उस पर कोई भी काम करना हो, कुछ भी करना हो, तब हम करते हैं। मतलब पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है हमारा। फिर आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या है ना कि जितने भी इवेंट्स ऑब्जेक्ट्स पे जो भी हमें असेसमेंट करना है वो सारे के सारे हम रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। जो भी हमारे रूल्स बनाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम सारे इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं सारे असेस करते हैं, उनको मेज़र करना, स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें करते हैं। फिर डेफिनेशन ऑफ टर्म्स में क्या है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं इससे, तो इसलिए सबसे मेन जो इसमें होता है कि ऑब्ज़र्व करना बिहेवियर को, तो वही है। मतलब मेन क्या होता है ना कि हम जब अगर कोई डिप्रेस है या फिर कोई खुद से ना मतलब मेंटल स्टेट उनका अच्छा नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना कि हमें ना उसकी हर एक एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, उससे मिलने जाते हैं या फिर उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो फिर हम उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन पूछने के बाद हमें पता चलता है कि वो कैसे 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 आंसर दे रहा है और किस तरीके से दे रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ को देखना, या फिर हम उसके घर जाके डेली रूटीन की उसकी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। तो उससे ना हमें ना बहुत 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 सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर हम किसी के घर जाते हैं, हम वहाँ रहते हैं कुछ दिन, तो हमें पता चलता है कि उनके घर वाले जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, तो हमें उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक हम फ़ोन पे बात करें और एक हम उन इंसान के साथ में रहते हैं, तो फ़ोन पे बात करने वाला जो इंसान होगा वो उसके बारे में इतना नहीं पता चलेगा, जितना आप उसके साथ रहोगे तब आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो वो होता है कि ऑब्ज़र्वेशन हम इस तरीके से करते हैं कि हमें उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर उसको हैंडल करने में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या उसके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हमें बहुत ईज़िली होता है। तो ये था आज हमारा चैप्टर 1 एंड होप आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या फिर कोई क्वेरी होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर क्वेरी ग्रुप में आप हमसे पूछ लेना। अगर कोई टॉपिक या फिर कोई कुछ समझ नहीं आता है तो अगर आप मुझे बोलो कि मैं दोबारा आपको समझा दूँ, तो आप क्वेरी ग्रुप में जाके मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। बट अगर फिर भी कोई डाउट रहता है ना तो पूछ ही लेना, डाउट क्लियर करना सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। एंड नोट्स आपको हमारे क्वेरी ग्रुप में जाके मैसेज करोगे ना तो वहाँ से आपको हम बता देंगे कि कैसे चूँकि नोट्स हमारे पेड है, हम फ्री में नहीं दे रहे हैं, तो नोट्स हमारे पेड है। अगर आपको ख़रीदने हैं, आप नोट्स लेना चाहते हैं तो क्वेरी ग्रुप में जाके मैसेज कर देना, वहाँ से हम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे कि आपको कैसे लेने हैं, ओके। और क्वेरी ग्रुप और बाकी सारी चीज़ों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में हमारी हेल्प चाहिए या फिर आप चाहते हो कि हम उसकी वीडियो लेक्चर बनाएं एग्ज़ाम से पहले, तो आप हमें अभी बता देना, नीचे सब्जेक्ट का कोड और सब्जेक्ट का नाम हमें मेंशन कर देना, हम उस पर काम करके आपके लिए वीडियोस ले आएंगे। ओके, बाय बाय।